नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज शनिवार है और शनिवार को हम बात करते हैं दुनिया के बारे में, विदेश पर बात करते हैं। और विदेश के संदर्भ में अभी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका की। पिछले दिनों ऐसा लगा था कि लड़ाई खत्म हो गई है और अब बात खत्म हो गई, लेकिन वापस उभर आया और अमेरिका ने लगातार बमबारी की है। पिछले 7 दिनों से बमबारी चल रही है और अमेरिका ने जैसे अब कसम ले ली है कि ईरान को भयंकर तरीके से बर्बाद कर देंगे और उसे घुटनों पर ला देंगे। ईरान भी हालांकि रिएक्ट कर रहा है और ईरान जो मिडिल ईस्ट के देश है, जो जहां पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां हमले कर रहा है। लेकिन ईरान का हमला कमजोर दिखाई पड़ता है। साफ साफ दिखता है कि अमेरिका पूरे जोश में है और अमेरिका पूरी ताकत से लड़ रहा है। क्या होगा ईरान का, ईरान पर इस तरह से हमलावर क्यों है अमेरिका, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ विनय भाई हैं। विदेश पर जितनी बातें हमने की है, विनय भाई उससे आगे बताएंगे कि क्या हो रहा है अब। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। प्रोग्राम कैसा लगता है ये जरूर बताएं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। ये नमस्कार। वापस वापस जो है युद्ध भड़क उठा है, इसकी क्या वजह है? क्या के अमेरिका जिस तरह से चाह रहा था ईरान नहीं आया उस तरीके से, इस वजह से युद्ध भड़का है? या अमेरिका चाहता है कि ये समझौता अगर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ईरान को अभी सही तरीके से ठिकाने पे लाया नहीं गया है? और क्या अमेरिका ईरान को ठिकाने पर ला सकता है, उसके होश ठिकाने लगा सकता है, या अमेरिका जैसा चाहता है ईरान उस अनुसार हो जाएगा? धन्यवाद धनंजय भाई। देखिए, आपने सही सवाल उठाया कि ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है वो रह रह करके क्यों भड़कता है। ठीक है ना। अमेरिका की क्या मंशा है, ईरान की क्या मंशा है, दोनों की ताकतें क्या है ना। देखिए, हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं, या एक ऐसी व्यवस्था है ऐसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, है ना, जिसमें जो युद्ध है, युद्ध और जो विश्व शक्ति में जो सत्ता संरचना है, उनके बीच में बड़ा गहरा संबंध है। और इधर जो हमको देखने में आया है कि चूंकि वर्ल्ड में जो सुपर पावर जो है वो एक ही बचा, और उसके बाद उसकी जो कोशिश लगातार इस बात की रही, एक तो कि सोवियत संघ के जो मिलिट्री ताकत थी, उसके घटने के बावजूद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरह से लंबी दूरी तक की योजना बना करके चलता है, उसमें उनकी कोशिश ये है कि ना केवल वो सोवियत संघ को पूरी तरह से आर्थिक और सामरिक रूप से डिग्रेड कर सके, बल्कि खत्म कर सके, बल्कि जो नई ताकतें उभर रही है, जो उसको भविष्य में चुनौती दे सकती है, उन सब को भी पूरी तरह से जो है वो कमजोर कर दिया जाए। इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो ताकतें जो है उनके साथ कोलैबोरेशन में रहे, उनकी बात माने, उनके खिलाफ ना जाए, उनको किसी तरह की खतरे की का महसूस नहीं हो। अब इसमें जो दो देश महत्वपूर्ण हैं, वो दो देश महत्वपूर्ण चीन और भारत, क्योंकि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसमें यही प्रोजेक्शन है कि आने वाले समय में 20 30 40 सालों के अंदर जो है वो चीन जो है वो अमेरिका की जो जो वर्ल्ड में जो रैंकिंग है या जो उसकी हैसियत है उसको पार कर लेगा, है ना। और अमेरिका दूसरे नंबर पे आ जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है वो भारत होगा, है ना। और तब ये भी हो सकता है कि और अगर चीन और भारत के बीच में कुछ आपसी समझौता हो जाए, तालमेल हो जाए, तो अमेरिका की जो है वो जो हैसियत है विश्व की सामरिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने की, वो कमजोर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये स्थिति जो है अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि अमेरिका ने जिस तरह की संरचना बनाई है, जिस तरह की उनका जो समाज है, वो
बगैर पूरी दुनिया से संसाधनों के अधिग्रहण के नहीं चल सकता है। हम लोग सब कहते हैं कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, सबसे बड़ा उसका बजट है, सबसे बड़ा उसका मिलिट्री बजट है, पर साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। उसकी जो पूरे देश के लोगों के दूसरे देशों के लोगों के कि पैसे जो है अमेरिका के पास में, और उसी में आपने देखा होगा कि जो अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स जो है, जो डॉलर्स में जो होते हैं, वो जब लोग बेचना शुरू करते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। वो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो है लोग ये काम करें। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये भी संदेश लगातार देने की कोशिश कर रहा है कि हमारी ही चलेगी, ठीक है ना। वो और वो अभी हाल के दिनों में जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने बिहेव किया, उसने नाटो के देशों को लगातार धमकाया कि भाई आप अपना खर्च बढ़ाएं, हम अकेले आपका वो नहीं उठाएंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नाटो को छोड़ देंगे। क्योंकि नाटो के का जो बजट है उसका बड़ा हिस्सा, 2/3 से ज्यादा हिस्सा जो अमेरिका वहन करता है। यूरोप को उसने उसी तरह से धमकाया कि भाई आप जो है एक तो हमारी स्थितियों के खिलाफ भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप ये भी चाहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा की, ऐसे नहीं चलेगा। आप हमसे जो व्यापार की जो ये स्थिति है उसमें हमारे यहाँ से आप व्यापार बढ़ाएं, हमारे यहाँ से मिलिट्री साजो सामान लें और हमारी बात मानें। ये है। इस बीच में आप ये देखेंगे कि ये जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसी बीच में जो है एक प्रमुख जो रिपब्लिकन सेनेटर जो थे, जो अटॉर्नी भी थे और सेना में भी रहे थे, लिंडसे ग्राहम की जो है मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु की वजह से जो कई चर्चाएं चल रही है ना, ये चर्चा चल रही है कि चूंकि वो बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं आक्रामक विदेश नीति के पैरोकार थे, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, वो कड़े प्रतिबंधों की वकालत करते थे। इंडिया को उनको उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया पे हम 500% टैरिफ लगा देंगे, हम आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। रूस को उसी तरह से वो कह रहे थे, ईरान को उसी तरह से कह रहे थे। तो उनके अचानक डेथ के बाद जो कई चर्चाएं चली, क्योंकि इसकी एक ये भी वजह थी कि वो अभी हाल ही में जो है यूक्रेन से लौट करके आए थे और वहां पे उन्होंने उस कंपनी का, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी का निरीक्षण किया था, जिस कंपनी को रूस ने उनके आने के तुरंत बाद उड़ा दिया, है ना। और यहाँ आने के बाद उनकी जो जो हत्या हुई, हत्या कह ले, हत्या तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। आमतौर पे ऐसी जो जो राजनीतिक मृत्यु होती है, खास करके युद्धों के बीच में, वो बड़ी उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, और कोई उसकी उसमें पुष्टि। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि किसी ने जहर दे दिया या क्या कर दिया वो। हाँ, हाँ। तो 3 देश जो है, ईरान है, इजराइल है, रूस है, इन इन सब देशों के ऊपर जो है वो शक किया जा रहा है। अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप, और उसका बहुत राजनीतिक उपयोग होता है विपक्षियों को जो है राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका अगर हम भारतीय ये देखते हैं तो जो लाल बहादुर शास्त्री की जो ताशकंद में मृत्यु हुई थी, उसको लेकर के बहुत तरह की थ्योरी चली, ताशकंद फाइल फिल्म बनी, है ना। पर मेडिकली उसको प्रूव नहीं किया जा सका, ठीक है ना, कि मेडिकली ये जो है जहर दिया गया, क्या हुआ। क्योंकि कई जगह जो है मेडिकल साइंस जो जा करके वो उसकी सीमा समाप्त हो जाती कि वो कोई कंक्लूसिव प्रूव नहीं दे सकता। इसके यहाँ भी जो है एफबीआई के लोगों की उपस्थिति थी, तो उसको वजह से चर्चा और तेज हुई। पर ट्रंप ने कहा कि भाई ये जो एफबीआई अगर इसकी जांच करता है तो अपना टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इसमें कह दिया कि उनकी हत्या जो है एक जो नस होती है आर्टरी की, वो उसके फटने से हुई है,
जो समय के साथ, एज के साथ एजिंग होती है, 71 ईयर्स के ये थे। लेकिन इस तरह की हत्याओं का जो है, या मृत्यु का, सॉरी बार बार मेरे उसमें हत्या आ रहा है, क्योंकि उसके बाद ईरान में लोगों ने खुशियां मनाई, ठीक है ना। और अभी जिस तरह से लगातार हर देश में लोगों को, जो शासक हैं, जो लोकतांत्रिक ढंग से जो चुने हुए हैं, उनकी भी प्रवृत्ति जो है वो तानाशाही हो रही है, और इसमें वो युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो संदर्भ है ईरान का, उस संदर्भ में अगर देखें तो जो दो देश जो जुड़े हुए हैं, इजराइल और अमेरिका, दोनों देशों में जो है ये इसकी चर्चा जोर से है। अभी इजरायली संसद को स्थगित कर दिया गया, वहां अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और ट्रंप महोदय की जो जो बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारी जो उनकी नीतियां हैं, उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात ये देख लीजिए कि अभी वो ट्रंप महोदय जो है, वो एक बिल वहां लाना चाहते हैं अपने एसआईआर की तरह ही, जो जिसमें वोटर आईडी बिल वो लाना चाहते हैं, ठीक है ना। और अमेरिकी के जो चुनाव जो प्रक्रिया है, उसमें जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी जो होती है, वो उसमें पॉपुलर वोट का रोल नहीं होता है। उसमें जो वहाँ ग्रेडेड से सबको बराबर, सबके मत का बराबर वैल्यू नहीं होता है वहाँ पे, है ना। तो उस वजह से आप बहुत बार देखेंगे कि अमेरिकी चुनाव में ऐसा होता है कि जो पॉपुलर कैंडिडेट है वो हार जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि पहले तो हम लोग यही सुनते रहे कि अमेरिका जो है दूसरे देशों के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, वहां हस्तक्षेप करता है। लेकिन अभी जो हाल के दिनों में ये हुआ है कि अमेरिका में ये बात, ये चर्चा तेज चल रही कि भाई, कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है वो फॉरेन हस्तक्षेप है। ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे कि वो जो रूस का एजेंट है, क्योंकि रूस ने जो है उसको चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अगर आप ध्यान याद होगा, ट्रंप जब पहली बार जीते थे तो उस समय में स्थिति ये नहीं थी कि ट्रंप लास्ट लास्ट तक जो थे वो हिलेरी क्लिंटन से आगे नहीं चल रहे थे, हिलेरी क्लिंटन से पीछे चल रहे थे। अंतिम समय में एक इंफॉर्मेशन लीक हुई कि एक्सचेंज की, कि प्राइवेट एक्सचेंज का इस्तेमाल हिलेरी क्लिंटन कर रही थी, और वो जो माहौल बना, उसके बाद ट्रंप साहब जीत गए। दूसरी बार जब वो हारे तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी जो है हार जो है नॉर्मल तरीके से हुई। और अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ कि लोग जो है कैपिटल हिल्स, जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां वो अंदर तक घुस गए और वो तोड़फोड़। तो इस तरह की जो राजनीतिक हत्याएं, जो राजनीतिक मृत्यु है, वो बहुत उथल पुथल क्रिएट करती हैं, और वो जो है पूरे खित्ते की राजनीति को तो प्रभावित करती ही है, पूरे दुनिया की राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये जो है कई चीजें साबित नहीं हो पाती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी छाया बहुत पड़ती है। उसकी एक और चीज, चूंकि अमेरिका इजराइल की बात चल रही है, तो मुझे जो याद आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे याद आता है यासिर अराफात की मृत्यु का, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि जब यासिर अराफात मरे थे तो तमाम तरह की जो है वो थ्योरी चली थी। किसी ने कहा एड्स से मर गए, किसी ने कहा कुछ कह दिया, तमाम चीजें चली। और उसके बाद बहुत दिनों बाद महमूद अब्बास की सरकार को अस्थिर करने के लिए उसके बाद ये थ्योरी आई कि उनको जो है वो पोलोनियम जहर दिया गया था, ठीक है। वो स्विस ये से आया था। यासिर अराफात की बॉडी को कब्र से निकाल करके दोबारा टेस्ट किया गया, ठीक है। और अंत में फिर वो कुछ साबित नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि उस चीज को वेरीफाई करने के लिए दुनिया में दो ही देश थे, एक अमेरिका और एक रूस। क्योंकि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट ही उसमें अमेरिका इजराइल का इन्वॉल्वमेंट ही माना शक था।
तो रूस के पास गए वो, और फिर वो कोई साबित नहीं हुआ, क्योंकि और उसके बाद ये भी खबर आई कि जहां यासिर अराफात की जो चिकित्सा हुई थी रूस फ्रांस में, वहां उनके जो इलाज से संबंधित जो मेडिकल पेपर थे वो गायब हो गए थे। आपको याद होगा कि यासिर अराफात की जो पत्नी जो थी वो यासिर अराफात ने अपने अंतिम दौर में शादी कर ली थी, ठीक है ना, और उनकी पत्नी जो थी अल्जीरियन मूल की फ्रेंच थी, ठीक है ना। तो उन्होंने केस किया था यासिर अराफात की मृत्यु से संबंधित, और वो फिर उसके बाद ये कंट्रोवर्सी आई थी, फिर वो कंट्रोवर्सी बंद हो गई है ना। तो अब यहां भी आप देखिए कि क्या हो रही है, अमेरिका की क्या कोशिश है। अमेरिका की कोशिश यही रही कि अमेरिका इजराइल की कोशिश रही कि भाई हम जो है हमला करके वहां जो खामनेई है, खामनेई को की हत्या करके निकाल देंगे, उसके बाद जो है ईरान में आंतरिक विद्रोह हो जाएगा और हमारे लोग जो है वहां शासन पे काबिज हो जाएंगे। और ईरान के जो एसेट्स हैं, जो देखिए उस पूरे क्षेत्र में जो है, पूरे क्षेत्र में अमेरिका के जो सहायक लोग हैं उनकी उनकी ताकत और प्रभाव को चुनौती देते हुए ईरान बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। और ईरान का इस्तेमाल जो है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है, अमेरिका ने बहुत लंबे अरसे से जो है रूस के खिलाफ जो है वो जानकारियां जुटाने में और उसके प्रभाव को रोकने के लिए करता रहा है। और इसकी तो सबसे बड़ी जो अभिव्यक्ति हुई है कि वो जो अफगानिस्तान में जो रूसी हस्तक्षेप जब हुआ, जो आकर के वहाँ रूस ने वहाँ कब्जा किया, उसके बाद जो है वहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से लंबा संघर्ष, सैनिक संघर्ष किया, और जो है रूस को वहां से वापस जाना पड़ा। कैसे और इस लड़ाई में भी जो है आप देखिएगा कि चीजें बहुत उलझी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है रूस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल कह लीजिए जो जहाज जो है वो ईरान में उतरा, डूम्सडे प्लेन उसको कहते हैं, कि ऐसा कोई सीक्रेट प्लेन कहा जा रहा है। हाँ, कि एक ऐसा जहाज है जो जो बिल्कुल न्यूक्लियर अटैक की स्थिति हो और सबको उस स्थिति में कमांड एंड कंट्रोल को वो संचालित कर सकता है ना। उधर उससे पहले आप देखिएगा कि एक जो इम्पोर्टेंट खबर जिसकी चर्चा चली कि नाटो की एक बैठक में जो जिसमें ट्रंप भाग ले रहे थे, वहां से जाने के समय ट्रंप महोदय ने अपने जो उनका एयरफोर्स वन का जो जहाज जिसको आमतौर पे वो इस्तेमाल करते, उनका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया, और हाँ। दूसरे इसमें गए, है ना। उस समय चर्चा ये चली कि भाई ये जो थी ट्रंप को मारने की योजना थी, उनके जहाज पे हमला हो सकता था, इसीलिए उन्होंने अंतिम समय में ये योजना बदल दी। क्योंकि ईरान में जो जो लोग हैं उन्होंने एक सूची जारी की हुई है जिसमें ट्रंप का भी नाम है, और ट्रंप ने बयान भी दिया था कि 13 लोगों के नाम। हाँ, 13 लोगों का नाम है, और उसमें ट्रंप पहले नंबर पे है, बाकी वो लोग हैं। और ट्रंप ने कहा भी था कि अगर हमको कुछ होता है तो 1000 मिसाइलें तैनात हैं और इजराइल को, ईरान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, है ना। तो ये जो जो हत्या की इसके, अच्छा, और ये देखिए कि वहाँ ईरान में जो है जो बाकी ताकतें हैं, ठीक है ना, बाकी ताकतें भी सक्रिय हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, इन सब के बारे में भी ये है कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं। और ये भी जो लगातार इस बात की चर्चा है कि जो अमेरिका की कोशिश ये है कि उनकी कोशिश ये नहीं है कि ईरान को तुरंत ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि ईरान के तुरंत ध्वस्त होने से उनका कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं है। और जिस न्यूक्लियर इसकी हथियार की बात हो रही है, जिसका इस्तेमाल बार बार अमेरिका ने जो है उस पूरे गल्फ रीजन में इस्तेमाल करके वहां के शासकों को
को हटाने का या मारने की कोशिश की है, वो सब झूठे साबित हुए। इराक इराक में हम सब इस बात के गवाह हैं कि सद्दाम हुसैन को किस तरह से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगा करके उनको जो है वहां से हटाया गया था, जबकि सद्दाम हुसैन अमेरिका के बहुत प्रिय थे। और सद्दाम हुसैन जो थे, अमेरिका के दम पर ही ईरान और इराक के बीच में 10 साल लंबी लड़ाई चली थी, है ना। तो और एक छोटा और उदाहरण जो है आपको बता दूं कि लीबिया का है। लीबिया को बहुत बहुत कोशिश अमेरिका कर रहा था, लेकिन गद्दाफी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जो है आप हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव पारित करने से अभी पारित होता, सिग्नेचर होता, उससे पहले ही लीबिया पर जो है वो संयुक्त सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था, है ना। और अभी हाल में जो खबर आई, क्या होता है कि हम लोग एक घटना होती है उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ और आगे क्या हुआ। जब गद्दाफी की वो हुई थी तो उसमें उसको रूप तो ये आया कि भाई उनके खिलाफ विद्रोह हो गया और विद्रोही गुटों ने मार दिया, लेकिन आरोप ऐसे भी थे कि उनको जो है ये जो फ्रांस और अमेरिका के जो एजेंट जो थे, उन्हीं लोगों के इससे उनको मारा गया, है ना। ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो लगातार जो जो ट्रबल वाली जो चीजें रहती है उसमें लगातार रहती है। तो उस समय यह आरोप लगा था कि जब निकोलस सार्कोजी फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे, तो गद्दाफी में और सार्कोजी में बहुत बहुत जिसको बोलते ना याराना था। और गद्दाफी ने पैसे खर्च किए थे, पूरे उनके चुनाव के खर्चे जो गद्दाफी ने उठाए थे। तब उसकी कोई मतलब पुष्टि नहीं हुई थी। पर अभी एक साल पहले जो है 25 में जो है 3 सप्ताह की जेल जो है निकोलस सार्कोजी को हुई थी। तो जी ये तो मूल जो है प्रश्न है, वापस वो हम उस पे आते हैं कि विनय भाई, ये जो ईरान और अमेरिका का जो वार है, जो अचानक फिर तेज हो गया, वो तेज होने की वजह क्या देख रहे हैं? एक, और दूसरा ये कि क्या ईरान इस स्थिति में है कि अमेरिका को डैमेज कर सके, या मिडिल ईस्ट को बर्बाद करने की मंशा के तहत अमेरिका भी गेम कर रहा है कि मिडिल ईस्ट को कैसे कमजोर रखा जाए ताकि हमारी पकड़ में रहे? क्या है इसके पीछे, साजिश क्या है, वो हम समझना चाह रहे हैं, या रणनीति क्या है अमेरिका की, और चीन और रूस क्या कर सकता है इसको रोकने के लिए? देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है और ये जो भड़क रहा है रह रह करके, इसमें अमेरिका की कोई कोशिश नहीं है कि ईरान को तुरंत हरा दे, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका का काम हो रहा है। अमेरिका, मैंने जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि अमेरिका की कोशिश ये है कि उसके जो मूल जो प्रमुख जो शत्रु हैं या प्रमुख जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको किस तरह से कमजोर किया जाए ताकि जो अगली जो जो उनकी कार्रवाई हो उसमें वो सीधी टक्कर में नहीं आ सके। हम सब जानते हैं कि बहुत दिनों से जो है चीन की और अमेरिका की जो है जो टक्कर या लड़ाई या जो भी कह ले, वो ताइवान को लेकर के रहा है, ठीक है ना। हमको आपको याद होगा कि जब पावर बैलेंस चेंज होता है तो चीजें उस हिसाब से चेंज होती है। देखिए, जब चीन महाशक्ति के रूप में, चीन की एक सामरिक शक्ति के रूप में उभार हुआ और ब्रिटेन और पुर्तगाल का पतन हुआ, तो जो औपनिवेशिक दौर में जो बहुत सारे ऐसे संधि किया गया था जो चीन के हितों के खिलाफ था, वो सब रिवाइज हुआ, जिसमें हांगकांग का है और आपको कैंटन और मकाओ जो दो बंदरगाह जो थे वो पुर्तगालियों के पास थे, उनको वापस देना पड़ा। उसी तरह जो है हांगकांग को जो है ब्रिटेन को उसको वापस देना पड़ा। और एक अनसुलझा मामला जो है ताइवान का है, जिसको लेकर के लगातार वो चलती रहती है। और अमेरिका के हित उसमें वो इसलिए है क्योंकि ताइवान जो है
वो चीन के ठीक मुहाने पे बैठा हुआ है, जहां से चीन प्रशांत महासागर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। ठीक है ना। तो इसलिए अमेरिका के लिए ये महत्वपूर्ण है कि ताइवान के माध्यम से वो चीन को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर पाए, और दूसरी तरफ जो है चीन जो है उसकी ये कोशिश है कि वो इस घेरेबंदी को तोड़ करके आगे बढ़े, क्योंकि जापान और इन लोगों की जो सामरिक नीति वो अलग हो रही है उस हिसाब से। दूसरी तरफ उसने यूक्रेन में जो है लगातार उलझा रखा है रूस को, और यूरोप को भी उलझा के रखा हुआ, क्योंकि जो यूरोप वाले जो हैं उनकी सांस अटकी हुई है कि यूक्रेन के बाद कौन, है ना। और उसमें एक महत्वपूर्ण देश जो है वो पोलैंड है, जो पहले वार्सा पैक्ट का महत्वपूर्ण देश था और नाटो की मिलिट्री सप्लाई लाइन है। और पोलैंड लगातार छटपटा रहा है कि भाई आप जो कर रहे हो और जो समझौता नहीं हो रहा है, तो अगला निशाना तो हम ही होंगे, हमारे के थ्रू आप जो सप्लाई लाइन चला रहे हो, तो आप जो है वो हमको खतरे में डाल रहे हो, और आप जो है वो हमको मजबूत भी नहीं कर रहे हो। उसी लड़ाई में आपने देखा होगा कि चूंकि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में स्वीडन और नॉर्वे दो देश आते हैं जिनके साथ में रूस की जो है वो लड़ाई या कह लीजिए टकराव होता रहा था। तो इन दो देशों को अभी नाटो में शामिल किया गया है, जिसका पुरजोर विरोध जो है तुर्की ने किया था, जबकि नाटो की ये व्यवस्था है कि अगर कोई भी देश विरोध करेगा तो कोई दूसरा देश उसमें शामिल नहीं होगा। उस विरोध के बावजूद अमेरिका ने कान उमेट करके तुर्की का नॉर्वे और स्वीडन को उसमें शामिल करवाया, क्योंकि वो जो जो इधर का जो मेडिटेरियन सी का जो थिएटर है वहां का प्रभाव को निगेट करने में जो है जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता है, और उसमें अमेरिका हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो ब्लैक सी की तरफ ईरान का वो खुलता है, तुर्की का खुलता है, और रूस का खुलता है। यही लोग मिल करके ब्लैक सी को नियंत्रित करते हैं। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि ये जिसको बोलते हैं ना धीरे से चक्की पीसना, तो वो चक्की चला रहा है। देखिए आप देखिए कि पाकिस्तान इसकी अफगानिस्तान की क्या हालत है। हम लोग एक जनरल इमेज जाता है कि जो है अमेरिका जो था वो भाग गया वहां से लड़ाई से करके, और वहां से हार करके भाग गया। लेकिन अमेरिका जो है वहां उसके जो अपने जो सामरिक हित थे, वो अमेरिका लगातार ये देखिएगा आपकी कि जो भी चोक पॉइंट्स हैं जहां जो कनेक्ट करते हैं, उन सब देशों पे लगातार अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। मेरी अपनी जो हंच फीलिंग कहती है वो ये कहती है कि ये जो वार थिएटर जब बंद होगा तो अगला नंबर तुर्की का होगा, और तुर्की की भी बेचैनी बढ़ रही है, और इसीलिए वो देखिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ईरान की मदद करने की, क्योंकि उसके खिलाफ जो है वहाँ जो साइप्रस और ग्रीस का इस्तेमाल करके उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप जो सीरिया है, सीरिया का मामला अमेरिका ने लगभग हल कर लिया है। वहाँ कल तक जिसको वो आतंकवादी करार देते थे जुलानी को वहाँ बिठा दिया गया है। गल्फ नेशंस जो है उसमें से किसी को बहुत आपत्ति नहीं, कतर ने तो बल्कि उसको ये करने में, सॉल्व करने में मदद ही की थी। तो अमेरिका जो है अभी इस लड़ाई को चलने देगा, उसकी ये नहीं है। देखिए ना रूस ऑल आउट अटैक करके यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, ना अमेरिका जो है ऑल आउट अटैक करके जो है जैसे इराक में उसने ग्राउंड फोर्सेज उतार दी, अफगानिस्तान में उसने ग्राउंड फोर्सेज उतार दी, वैसा अमेरिका नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सिर्फ इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका कैजुअलिटी से डरता है अमेरिका कैजुअलिटी से, क्योंकि चुनाव प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल में भी चुनाव है, वहां भी वो चुनाव डरता है।
लेकिन जो असली जो ये है वो ये कि जो हमारा रूस के साथ जो जो टकराव होगा या जो चीन के साथ टकराव होगा, तब हमारी सैनिक शक्ति बची रहनी चाहिए। क्योंकि आपने ये देखा कि जो मिलिट्री सप्लाई किस तरह से डिसरप्ट हुआ, इसराइल की हालत, क्योंकि इस युद्ध ने वॉरफेयर का भी एक जो है वो सामने लाया कि ये जो इस युद्ध की तैयारी जो है वो अमेरिका भी लंबे अरसे से कर रहा था, ईरान भी लंबे अरसे से कर रहा था। ये भी खबर आ रही है कि जो जो टनल्स जो बनाए गए हैं, जहां अमेरिका और इजराइल की दम दम फूल रहा है, ठीक है ना, चाहे वो हिजबुल्ला के टनल्स हो, चाहे वो हमास के टनल हो, चाहे वो ईरान के टनल्स हो, ठीक है ना, ये इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है कि जो इस युद्ध जो अभी जो युद्ध की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें एयर पावर और नेवी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको निगेट करता है ये, ठीक है ना। और इन्हीं टनल्स के माध्यम से वियतनाम ने अमेरिका को रोका था। और ये कहा जाता है कि जो ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है ये तकनीकी के आदान प्रदान को लेकर के आप समझौते भी हुए, इसकी भी चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि जो है ताइवान का मामला जो है वो एक माने इसको क्या बोले, वो लटक रहा है, कभी भी वो शुरू हो सकता है। और उसके पहले की ये तैयारी है, वो फ्यूल सप्लाई लाइन और इसके, और इस बीच में एक हम लोग भूल जाते हैं जो अभी वेनेजुएला का हुआ है, वेनेजुएला को कम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जितने जो नॉन स्टेट एक्टर आप कह लीजिए कि जिसका इस्तेमाल सैनिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उस सब में जो है तेल का अवैध व्यापार, ड्रग्स और हथियार, ये सब आपस में जाकर के जुड़ते हैं। और वही जो है वो जो लीगल जो आर्थिक और सामरिक चैनल है उससे बाहर जा करके जो चीजें आपको चलती, तो आप देखेंगे चाहे भारत का जो के लिए जो आतंकवादी परेशानी का वजह रहेगा, वो आपको दिखेगा कि वो भी जो है हथियारों के अवैध तस्करी में संलिप्त है। और वो ड्रग्स के उसमें तक परेश बरुआ के बारे में आया ही था, ठीक है ना। यही आरोप जो है बाकी लोगों पे भी लगाया जाता है। तो ये लड़ाई आप ये जान लीजिए कि जो गल्फ के जो देश हैं, वो गल्फ के देश हाल के दिनों में कोशिश कर रहे थे कि वो, चीन लगातार उसमें कोशिश कर रहा था कि अमेरिका का प्रभाव गल्फ से खत्म किया जाए, क्योंकि वो एनर्जी रिच जगह है जहां से ये तय होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस गति से दौड़ेगी और किस तरह से हमारी सामरिक शक्ति मजबूत होगी। और चूंकि अमेरिका की जो ताकत में एक ताकत जो है वो पेट्रो डॉलर की ताकत है, तो उसको कमजोर किया जाना अमेरिका को गवारा नहीं है। तो अमेरिका एक ढंग से इस युद्ध का इस्तेमाल जो है उनको भी धमकी की तरह कर रहा है, क्योंकि युद्ध जो है अमेरिकी भूमि पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध गल्फ में लड़ा जा रहा है। और ईरान अमेरिका को अटैक नहीं कर पा रहा है। ईरान अटैक जो भी कर रहा है वो अमेरिकी सैनिक अड्डे जो गल्फ में वहीं कर रहा है। और ये जो देश हैं गल्फ के, ये मजबूरी में अटैक भी नहीं कर पा रहे। और अगर ऐसा ही रहता, अमेरिका को बहुत फिक्र रहती, तो अमेरिका कहता है इन गल्फ देशों की कि आप क्या कर रहे हो, आप भी मारो, हमारे साथ चलो, ठीक है ना। लेकिन मुश्किल ये है कि गल्फ में जो है ज्यादातर देशों में राजतंत्र है, और वहां की जनता जो है वो सड़कों पर उतर करके इनके खिलाफ हो जाएगी। तो अमेरिका जो है इस युद्ध का इस्तेमाल जो है वहां के राजाओं को अपने कायदे में रहने के लिए, धमकी देने के लिए भी कर रहा है। ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है। सऊदी अरब हो, जितना जो, क्योंकि उससे पहले जो अरब रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय भी अमेरिका ने उसका उनकी मदद करके उसको खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये आप जान लीजिए धनंजय भाई की बड़ी उलझी हुई चीजें हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हमको आपको बहुत देर से पता चलती है। बिल्कुल देखिए सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में तो आप देखते हैं कि कितने
कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों की फांसी पे चढ़ा दिया गया। एक मजेदार बात जो हमारे आपसे जुड़ी हुई है, बाद में पता चले, पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा, जिनको सिराजुद्दौला का नाती कहा जाता है, उनकी मृत्यु जो है, उनका अंतिम संस्कार पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उनके शव को पाकिस्तान में आने से मना कर दिया, और उनका अंतिम समय में इलाज लंदन में चल रहा था, और वो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं थे। वो अपने परिवार को कह रहे थे कि भाई हमको मर जाने दो। और जो आपके सोहरावर्दी साहब जो बंगाल के थे, वो अंतिम समय में कहाँ में थे? वो अपने अंतिम समय में लेबनान में थे। तो ये जो सत्ता की बिसात है, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी फिलहाल तो अमेरिका है, उसमें वो चीजें चलती रहती है। और अमेरिका जो है युद्ध का इस्तेमाल जो है, ये सिर्फ सामरिक रूप से नहीं करता है, उसका इस्तेमाल वो कूटनीतिक रूप से भी करता है। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध जितना सामरिक स्तर पर लड़ा जा रहा है, उतना ही आर्थिक मोर्चे पे लड़ा जा रहा है। और जो जो प्रतिद्वंदी शक्तियां होती है, उनकी उनके भी जो रुख से चीजें तय होती है। एक और मजेदार बात जो मुझे लगी, देखिए अमेरिका का जो उभार हुआ सैनिक रूप से, या अमेरिका जो आजाद हुआ, इसमें इस बात की बड़ी भूमिका थी कि ब्रिटेन और फ्रांस की आपसी लड़ाई और उसकी जो सह और मात की। जब अमेरिका में वो विद्रोह हुआ, तो फ्रांस जो था वो अमेरिका की तरफ जाकर के खड़ा हो गया, क्योंकि फ्रांस को जो है, जो वहाँ यूरोप में 7 इयर्स वार में जो है ब्रिटेन ने उनको मात दी थी। और उस चोट का बदला लेने के लिए फ्रांस ने, जब ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश उसके खिलाफ खड़ा हुआ, तो फ्रांस वहां जाकर के उनके साथ खड़ा हो गया, और ब्रिटेन को अमेरिका से हाथ धोना पड़ा। और उसी सैन्य खर्चे की वजह से जो है फ्रांस में जो है फ्रांसीसी क्रांति हो गई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप तो फिर एक आप जो सवाल छोड़ गए हैं उसका जवाब दीजिए 2 लाइन में, ज्यादा समय न लेते हुए, कि क्या ये बहुत अच्छी बात आपने की कि ब्रिटेन को मात देने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, और उसी अमेरिका के चक्कर में फ्रांस फंस गया और वहां क्रांति हो गई, फ्रांस रेवोल्यूशन हो गया और राजशाही खत्म हो गई। क्या अमेरिका भी ऐसी स्थिति में नहीं फंस सकता है? वो सब दांव पेच चलता रहता है, इसको इधर पटक दो, उसको उधर कर दो, इस चक्कर में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका किसी दिन खुद फंस जाएगा? हाँ हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए एक थ्योरी ये भी चल रही, देखिए अमेरिका कोई इतिहास में पहली सैनिक महाशक्ति नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले स्पेन था, ठीक है ना, उसके बाद जो है ब्रिटेन हुआ, है ना। और इन सब का पतन कैसे हुआ? इन सब का पतन जो हुआ, वो इस तरह से हुआ कि उनके खर्चे इतने बढ़ गए, उन्होंने इतने ज्यादा कर्ज ले लिया कि फिर उसको गवर्न नहीं कर पाए। जो भारत की जो आजादी है उसमें ये एंगल भी है। अब ब्रिटेन, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो, जैसा लोग कहते हैं कि लेबर पार्टी जीत गई और एटली जो, तो उनको बड़ी सिंपैथी थी इंडिया को लेकर के, इसीलिए उन्होंने कर दिया। नहीं, वो जो खर्चे इतने बढ़ गए थे ब्रिटेन के, और युद्ध के बाद उनकी जो आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि वो उनको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। और चूंकि ये जो फाइनेंशियल चेंज हुआ उसकी वजह से अमेरिका की राय इंपॉर्टेंट हो गई, और अमेरिका चाहता था कि ये जो ब्रिटेन की जो ताकत है यहाँ पर, इसको हटाओ काटो, तभी ये जो है पूरी तरह से हमारे पीछे आएगा। और उसके बाद आप देखिए कि इतने लंबे दौर में कभी आप नहीं देखा होगा आपने कि ब्रिटेन ने कभी भी जो है अमेरिका को कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़े बहुत बयान उन्होंने दिए, लेकिन कोई भी अमेरिका का प्रोजेक्ट हो वो ब्रिटेन को हाँ करना ही पड़ा, ठीक है ना। अभी भी गाजा में जो प्लान है उसमें देखिए ब्रिटेन के जो पूर्व पूर्व जो प्रधानमंत्री है, जो इराक वॉर के समय में उनका साथ दिया था, वो
उन्हीं पर पूरा दारोमदार है, गाजा का जो प्लान है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है वो इम्यून है, कभी जी अमेरिका का भी बम जो है फट सकता है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे यहाँ जो कहावत है कि आप दूसरों का बुरा सोचिएगा या ज्यादा होशियार बनिएगा तो आप भी एक दिन फंस जाइएगा, वो स्थिति बार बार देखने को मिलती है। और कहते हैं ना कि हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस चक्र में क्या अमेरिका फंसेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि ऐसा होता रहा है तो जाहिर है अमेरिका आज नहीं कल फंसेगा। जो विनय भाई बता रहे थे कि बहुत कर्ज है उसके ऊपर, और वो कर्ज जो है किसी को जीने नहीं देता है, सबको गुलाम बना देता है या सबको पीछे कर देता है। ये से एक सच्चाई है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, और आप तमाम साथियों का भी आभार। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। फिर देखिएगा आज ही के दिन, शनिवार के दिन, ये विदेश पर कार्यक्रम विनय भाई हमारे साथ होंगे। और बाकी दिन भी, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, हर दिन हम एक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। फिक्स कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम के तहत जैसे कल जो है हम बात करेंगे देश की राजनीति पर, सुनील शुक्ल जी हमारे साथ होंगे। फिर सोमवार को हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पे। मंगलवार को बात करते हैं हम साहित्य पे, जगदीशर चतुर्वेदी सर होते हैं हमारे साथ। बुधवार को बात करते हैं हम जम्मू भाई के साथ, आदमी सड़क का। हम बात करते हैं बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को हम बात करते हैं कहानियों पर, शुक्रवार को बात करते हैं सिनेमा पर, और फिर शनिवार को वापस हम बात करते हैं विदेश पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आज शाम चौपाल में।